नमस्कार मित्रों, मैं अशोक सिंह अपने YouTube चैनल विमर्श में आपके लिए लेकर आया हूँ खबरों की खबर, खबरों का पोस्टमार्टम हफ्ता हफ्ता, जिसमें प्रत्येक सप्ताह एक मुख्य खबर की हम विस्तृत जानकारी आपके पास देंगे। आज हफ्ता हफ्ता के पहले एपिसोड में हम कोरोना, इससे उत्पन्न स्थिति, लॉकडाउन और सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज की पड़ताल करेंगे। अपनी बात शुरू करें इसके पहले साहित्य, राजनीति और सामाजिक संवेदनाओं के मूर्धन्य नाम कुमार विश्वास की एक कविता से इस श्रृंखला की शुरुआत करना चाहता हूं। तो आप सुनिए कुमार विश्वास की यह कविता। शहर की रोशनी से छूटा हुआ टूटा हुआ, सड़क के रास्ते से गांव जा रहा है गांव। बिना छठ, ईद, दिवाली या ब्याह कारज के बिलखते बच्चों को वापस बुला रहा है गांव। रात के 3 बज रहे हैं और दीवाना मैं अपने सुख के कवच में मौन की शरसैया पर अनसुनी सिसकियों के बोझ तले रोता हुआ जाने क्यों जागता हूँ जबकि दुनिया सोती है। मुझको आवाज सी आती है कि मुझसे कुछ दूर जिसके दुर्योधन है सत्ता में वो भारत माता, रेल की पटरियों पे बिखरी हुई खून सनी रोटियों से लिपट के जार जार रोती है। वो जिनके महके पसीने को गिरवी रखकर ही तुम्हारी सोच की पगडंडी राजमार्ग बनी। लोक सड़कों पे था और लोक शाह बंगले में, कभी तो लौटकर वो ये हिसाब मांगेंगे। ये रोती माएं, बिलखते हुए बच्चे, बूढ़े, बड़ी हवेलियों, खुशहाल मोहल्ले वालों, कटे अंगूठों की नीमों पे खड़े हस्तिनापुर, ये लोग एक दिन तुझसे जवाब मांगेंगे। इसके बाद इसी लॉकडाउन की त्रासदी को झेलते हुए एक मजबूर या यूं कहें मजदूर जो हैं भारत के भाग्य विधाता, उनकी जुबानी अपनी अनकथ पीड़ा को जो उन्होंने गाया है उनके ही शब्दों में। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ उसका संदर्भ अब आपके समझ में आ ही गया होगा। मुद्दों की सच्चाई बतलाएं, इसके पहले चलिए आपको दर्द की दरिया में डुबकी लगवा कर लाएं। सोचिए उस सड़क पर चलती लाखों की भीड़ के बारे में, उसमें अपने आप को साथ सफ़र करता महसूस करिए। भूखे, प्यासे, नंगे पैर हज़ारों मील के सफ़र में केवल भगवान के सहारे। अगर उस भीड़ में आपके घर का भी कोई सदस्य फंसा हुआ हो, किसी पड़ोसी का भाई, बेटा, कोई सगा अपना, उसकी दुआ सलामती की ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और इस निर्लज्ज सरकार से सवाल करने का साहस जुटाइए जो उस पीड़ा पर मरहम लगाने की बजाय उसे त्याग और तपस्या बतला रहा है। इनकी आंखों से बहते पानी के समंदर में इतनी ताकत दीजिए कि वह इन सपनों को बेचने वाली सरकार को बहा कर ले जाए। बड़े बड़े आंकड़ों और सुंदर शब्दों के माया जाल में लिपटे इस 20 लाख करोड़ के पिटारे में सच जानिए, राहत के नाम पर है केवल 3 लाख करोड़। बाकी बजट में आवंटित राशि और आश्वासनों को बेसन में लपेटकर साल 2 साल बाद खाने वाले पकौड़े के रूप में तैयार किए जाने की जानकारी है।
आईसीयू में पड़े मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, यह विटामिन की बोतल का इंतजाम किया गया है। भूख है तो सब्र करिए, आपके भूख पर दिल्ली में चर्चा हो रही है। तस्वीरों को देखकर अगर फिर भी मन विचलित न होता हो तो हस्तिनापुर में बैठे दुर्योधन का महिमा मंडन कीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए और दिया जलाइए। देश की अर्थव्यवस्था की नींव इन असंगठित मजदूरों का देश की जीडीपी में 53% योगदान है, जो इन महानगरों की काया पलटते हैं। बाकी को छोड़िए, अकेले मुंबई महानगर में 500 धन पशु ऐसे हैं, जी हाँ, मैं इन्हें धन कुबेर नहीं धन पशु कहूँगा, जो पूरे हिंदुस्तान को बैठाकर 3 सालों तक खाना खिला सकते हैं। माना सरकार फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया, उसे मुंबई में करोड़ों मजदूर भूख की पीड़ा झेल कर अपनी सांसों को बचाने बाहर निकले और माया नगरी को अलविदा किया, तो सच जानिए असली हिंदुस्तान की छाती पर जो दौलत का हथौड़ा चोट मार रहा है वह कितना घायल करेगा सच को। सरकारें भी इन्हीं दौलत से चलती है। अकेला घायल पड़ा है हिंदुस्तान, इसे मरने मत दीजिए, इसे बचाइए, यह जिम्मेवारी सबकी है। संघ से जुड़े प्रख्यात विचारक KN गोविंदाचार्य के अनुसार प्रवासी मजदूरों की यह व्यथा हमारे 70 साल की विकास यात्रा का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके बैलेंस शीट में इनकी तादाद 45 करोड़ बैठती है। तो इन तस्वीरों की गैलरी का अवलोकन करिए और अपनी संवेदनाओं से इनका मूल्यांकन करिए। तो आइए अब मुद्दों की बात करें। वैसे तो नेशनल चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 दिनों से चल रहे वित्त मंत्री के वायु भाषण, जो कल यानी 17 मई को ख़त्म हुआ है और उसमें 20 लाख के पैकेज का ढिढोरा पीटा गया है, हम उसी की पड़ताल के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। लॉकडाउन 3 ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन 4 चालू है और इस बीच चूँकि यह महामारी वैश्विक महामारी है और विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन को अपनाया गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति हिंदुस्तान की सड़कों पर देखने को मिली वैसा शायद किसी गरीब देश में भी देखने को नहीं मिलेगा, जो हमारी इस स्थिति को मर्माहत करती है। तो ऐसा मान लिया जाए कि सरकार इन स्थितियों को भांपने में फेल रही है। सरकार और सिस्टम के पास कहा जाता है कि 100 कान और 100 आँख होती है, और क्या सरकार अपनी सत्ता के मद में इतनी मस्त हो गई कि उसे लगने लगा था कि 6 साल के हमारे शासनकाल में भारत का एक एक नागरिक अपने 3 BHK फ्लैट में बैठकर आराम कर रहा है। अगर उसे साल 6 महीने के लिए भी अपने घरों में बंद कर दिया जाए तो उनको न खाने की दिक्कत होगी, न पीने की दिक्कत होगी, न कोई उनके भविष्य पर खतरा आएगा। या फिर सरकार और प्रवासी मजदूरों की स्थिति एक ही है। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? प्रवासी मजदूर जो रोज़ कमाने खाने की स्थिति में हैं, जो रोज़ अपने लिए कुआं खोदते हैं और शाम को पानी पीते हैं, एक स्वचालित व्यवस्था में इस हिंदुस्तान को आज चलने से रोक दिया गया है। एक स्वचालित व्यवस्था थी, MSME सेक्टर और प्रवासी मजदूरों का जहां नियोजन था, उनकी GDP में 53% की हिस्सेदारी है। जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, 20,000 रुपये की पगार उसको मिलती है, वह सम्मान की ज़िंदगी जीता है और अपने भविष्य के सपने देखता है, उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती। और इस व्यवस्था के अचानक ठप हो जाने के बाद जो स्थितियां आई है, 2 महीने से 54 दिनों का लॉकडाउन 3 का 54 दिनों का कालखंड ख़त्म हुआ है और 14 दिनों के लिए लॉकडाउन 4 को सरकार ने लागू किया है। इन बीच की स्थितियों को अगर आप परखें तो एक मामूली मजदूर जो 15,000 की पगार महीने का कमाता था और 2 महीने में वह 30,000 रुपये कमाता, आज वह बेघर होकर दर बदर भटक रहा है और उसके लिए सरकार राहत के रूप में 5 किलो अनाज उसके जनधन खाते में 500 रुपये का अनुदान देकर अपने को कृतार्थ मानती है। तो आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं और यह हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। तो चलिए इन 54 दिनों में कोरोना की स्थिति जान लेते हैं।
कुल आंकड़ा 1 लाख के फिगर को छूने को है और मृत्यु का आंकड़ा 3000 पार कर चुका है। सरकारी दावों में बताया जा रहा है कि 35,000 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रतिदिन 5,000 लोग फिलवक्त नए कोरोना मरीज संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना से मरने वालों की जितनी तादाद है उससे दूनी संख्या में दर बदर हुए प्रवासी मजदूर सड़कों पर, रेल की लाइनों पर मर रहे हैं। यह भी यथार्थ है। लॉकडाउन 3 54 दिनों का बीता है। 54 दिनों से देश बंद है। लाखों मजदूर सड़क पर हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है अपने एक हलफनामे में कि सब कुछ ठीक ठाक है, किसी मजदूर को सड़क पर नहीं, हमने रखा है, सबके लिए इंतज़ाम किया है, क्वारंटाइन सेंटर का इंतज़ाम किया है और सबको सुरक्षित हम घर पहुंचा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। 54 दिनों के लॉकडाउन के मैसेज में जो सरकार की ओर से डिस्प्ले किया गया वो मूलतः 3 बातें निकल कर सामने आई। एक, मास्क लगाइए, दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और तीसरा, जान के साथ जहान को भी चलाना होगा। व्यापार और उद्योग धंधों को भी रफ्तार देनी होगी। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सरकार की ओर से यह संदेश प्रसारित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शहरी क्षेत्र में 81% लोगों का रोजगार छिन गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 57% लोगों की रोजी रोटी चली गई है। 60% लोग, हिंदुस्तान के 60% लोग खाने पीने पर जो खर्च है उनका, उसमें उनका 50% की कमी आई है। खर्च करने में 50% की कमी आई है। यूएसए का आंकड़ा है कि 26 करोड़ लोग और गरीबी रेखा में जुड़ जाएंगे। कोरोना और लॉकडाउन के कारण 26 करोड़ लोग और कोरोना के इस लॉकडाउन के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और कुल संख्या गरीबी रेखा के नीचे 70 करोड़ हो जाएगी। अब आइए राहत पैकेज की बात करते हैं। 12 मई की रात्रि 8 बजे जो प्रधानमंत्री का एक निर्धारित समय है, प्रधानमंत्री आते हैं और 34 मिनट का इनका भाषण होता है। 34 मिनट के भाषण में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान होता है। 20 करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान से पूरा हिंदुस्तान गदगद था और इस पैकेज का नाम उन्होंने दिया आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसमें कोरोना से लड़ने का भी इंतजाम था। इस पैकेज में लॉकडाउन से जो हुई क्षतिपूर्ति थी, क्षतिपूर्ति का भी पूरा करने की योजना इसमें समाहित थी। बंद पड़ी, ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने की भी बात थी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी इसमें भरोसा था। एक वैसा झंडू-बाम तैयार किया गया था जिसमें जले कटे और सूजे सारे दर्द की मानो एक दवा हो। और इसी पैकेज में सड़क पर चलते बिहारी प्रवासी मजदूर बिहार चुनाव के मद्देनज़र सियासत की भी बू आ रही थी। इस 12 मई के भाषण में जो मूल कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कही उसमें एक था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। दूसरा स्लोगन उन्होंने दिया, लोकल वोकल ग्लोबल। लोकल को ग्लोबल की तरफ ले जाने की दिशा में इनका एक स्लोगन था। और प्रधानमंत्री ने इसमें लेकिन एक बात सच्चाई से कही कि ये जो 20 करोड़ का पैकेज है उसमें आरबीआई द्वारा पिछले दिनों दी गई राहत और जो गरीब पैकेज इसके कुछ दिन पूर्व 1,70,000 करोड़ रुपए का घोषित किया गया था वो भी समाहित है। बाकी विवरण के लिए उन्होंने वित्त मंत्री को बतलाया था कि वित्त मंत्री आकर बारी बारी से इसके बारे में आपको समझाएंगे। वित्त मंत्री का 5 दिनों तक मानो एक बोरिंग सीरियल का लंबा एपिसोड चला। 1.5 घंटे 2 घंटे किसी भी अर्थशास्त्र के जानकार के सिर के ऊपर से चले जाने वाला भाषण था।
और इसमें सरकार के 6 साल की उपलब्धियों को ज़्यादा गिनाया गया था और लगा था कि भारत को सहेज कर समेट कर रखने में हम सक्षम हैं। इसकी भी इसमें वित्त मंत्री ने अपने आप को भरोसा देने की कोशिश की थी। राहत पैकेज के संदर्भ में कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो था #जुमला पैकेज। ममता बनर्जी ने इसे बिग जीरो कहा और चिदम्बरम ने इसे बड़े हेडलाइन के साथ कोरा कागज की संज्ञा करार दी। अब इसमें एक बात समझने की है कि आरबीआई ने पिछले दिनों 8,04,000 करोड़ लिक्विडिटी के रूप में बैंकों को दिया है। लिक्विडिटी जो फ्लो होता है, तरलता होती है फंड्स की, उसके लिए 8,04,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी थी और 1,70,000 करोड़ का गरीब पैकेज की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी। कुल मिलाकर 9,74,000 करोड़ अगर 20 लाख से घटा दें तो ये 10,26 करोड़ रुपये का सरकार की घोषणा के अनुसार पैकेज था। लेकिन यहीं पे एक कंट्राडिक्शन है और इन्हीं कंट्राडिक्शनों को समझाने के लिए हम यह एपिसोड आपके पास लेकर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपा है। उस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी सरकार की एक बोरोइंग कैपेसिटी, बोरोइंग की एक सीलिंग होती है और उस सीलिंग के अनुसार सरकार केवल 4.2 लाख 4.2 लाख करोड़ ही खर्च कर सकती है। लेकिन चूंकि सरकार को इसको दिखाना था कि हम अपने टोटल जीडीपी का 10% वो राहत में खर्च कर रहे हैं, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत की घोषणा की गई। कल जब इनका 5 दिनों का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ वित्त मंत्री का, उसके बाद इसका जब मूल्यांकन किया गया तो जेएनयू के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रवीण झा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह टोटल 3,20,000 करोड़ रुपये का पैकेज है। इसमें कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी और कैश आउटफ्लो 3,20,902 करोड़ और लोन एंड अदर लिक्विडिटी 16,60,050 करोड़। अब आइए वित्त मंत्री के द्वारा दिए गए 5 दिनों के घोषणाओं पर थोड़ा हम लोग नज़र डालें। वित्त मंत्री 13 तारीख को सबसे पहले आती हैं और 13 तारीख को उनके द्वारा 5.94 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान होता है। इस ऐलान में 3 लाख करोड़ रुपये का लोन की व्यवस्था की गई। 3 लाख करोड़ रुपये के लोन की व्यवस्था की गई है जो बिना गारंटी के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को दिया जाएगा। इस राहत पैकेज के आने के पहले छोटे और लघु मध्यम वर्गीय उद्योग संघों की ओर से एक प्रस्ताव सरकार को दिया गया था कि एसएमई सेक्टर में जो डिमांड था वह 3 महीने से, चूँकि काम बंद है और काम को गति देने में समय लगेगा, इसलिए इस संघ ने अपने उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों के 3 महीने के वेतन की भरपाई सरकार को करने की अपील की थी। 3 महीने का जो उनका लोन है उसका इंटरेस्ट माफ़ करने की बात कही गई थी और सस्ते दरों पर फिर नया लोन प्रोवाइड करने की बात। 3 डिमांड छोटे और लघु उद्योगों की तरफ से दिए गए थे। लेकिन जो मुख्य 2 मुद्दा था उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोन की बात कही गई कि 3 लाख करोड़ रुपये लोन दिया जाएगा, लेकिन जैसी चर्चा है छोटे और लघु उद्योगों का जीएसटी एवं अन्य मद में 5.5 लाख करोड़ रुपया पहले से बकाया है। अब अगर इनकी बात पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो 46 लाख लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं। 46 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं। अगर 3 लाख करोड़ रुपये को इनके बीच बांटा जाता है तो इनके हिस्से में आता है 6,66,000 रुपये। 6,66,000 रुपये से एक उद्योग कैसे अपने पैर पर खड़ा होगा, इसकी विवेचना आप स्वयं कर सकते हैं। जब पहले दिन के राहत पैकेज में प्रवासी मजदूरों और बेघर हुए अपने काम गंवा चुके लोगों के लिए जब कोई चर्चा नहीं हुई और चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी तो डैमेज कंट्रोल के लिए शाम को प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा की गई
3100 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के पीएम केयर फंड से देने की घोषणा की गई। उसमें 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए, 1000 करोड़ पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए दिया। आईएलओ की रिपोर्ट है कि 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो छोटे और लघु उद्योगों में, महानगरों में काम करते हैं। अगर इस 1000 करोड़ रुपये को 23 करोड़ लोगों में बंटवारा किया जाए तो उनके हिस्से में आता है 43 रुपया 47 पैसे। इस राहत पैकेज के बारीकियों को समझाने के लिए हम स्टेप टू स्टेप आपको इन तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए दिए गए हैं, जिसमें 50,000 वेंटिलेटर की खरीद की बात कही गई है प्रधानमंत्री की ओर से। जानकारों का मानना है कि अच्छे वेंटिलेटर की कीमत कम से कम 9 लाख रुपये और उससे ऊपर है, और 2000 करोड़ रुपये में 50,000 वेंटिलेटर की खरीदगी नहीं हो सकती है, यह भी एक सच्चाई है। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के रिसर्च के लिए दिए गए हैं। इस कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन पर अनेक देशों में, पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है और बहुत बड़ी राशि इसमें सरकारों की ओर से इसके रिसर्च में दी गई है। भारत सरकार की ओर से इसके लिए 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड से दिया गया है, जबकि अकेले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च, कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए रिसर्च के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो 2500 करोड़ रुपए का है। तो आप सोच कर देख सकते हैं कि हम इन पायदानों में कहाँ खड़े हैं। अब आइए 14 मई की बात कर लेते हैं। 14 मई को किसानों मजदूरों के लिए राहत की घोषणा लेकर आई वित्त मंत्री। 3.16 लाख करोड़ रुपये का पैकेज था, जिसमें कम ब्याज पर किसानों को 2 लाख करोड़ ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई। शिशु मुद्रा लोन का जिक्र किया गया। 1500 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। 3 करोड़ लोगों को सरकार ने कहा कि इससे राहत मिलेगी, इस 15,000 करोड़ रुपये के शिशु मुद्रा लोन से। अगर 3 करोड़ लोगों को इससे राहत दी जाए तो 1500 करोड़ रुपये में प्रति व्यक्ति 500 रुपया बैठता है। आप सोच सकते हैं कि 500 रुपये से किसानों को कितनी राहत पहुंचाई जा सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार मार्च और अप्रैल में 63 लाख किसानों के बीच 86,600 करोड़ के लोन बांटे गए, यानी प्रति किसान 13,746 रुपये। आंकड़ों की सच्चाई जानिए। 15 मई को फिर किसानों के लिए 1,63,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया, जिसमें सपना दिखाया गया कि किसानों की पहुंच विदेशी बाजारों तक होगी और खेती किसानी के ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई। यह सब दूर की कौड़ी और पुरानी बातें और सपने हैं। इसमें बताया गया सरकार की ओर से कि मजदूरों को 11,000 करोड़ रुपए की मुफ्त राशन दी गई। लॉकडाउन में किसान के खाते में 18,700 करोड़ रुपए दिए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 17,300 करोड़ रुपये दिए गए और सपने दिखाए गए कि भंडारण में 50% सब्सिडी दी जाएगी। मछुआरों के लिए 20,000 करोड़, डेयरी में 15,000 करोड़, पशुपालन में 15,000 करोड़, लोकल उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ और मछुआरों और नाव की बीमा कराई जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 करोड़ तक के लोन की घोषणा की गई। 5,000 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। 1 नेशन 1 कार्ड की घोषणा की गई। 2 माह तक मुफ्त राशन और बिना कार्ड वालों को भी 5 केजी राशन की बात कही गई। अब आप बताइए कि जो पूर्ववर्ती योजनाएं चल रही है उनको भी इस 20 लाख करोड़ के ढांचे में समेट कर ले आना। किसान निधि योजना, यह सरकार की पुरानी योजना है, उसमें सरकार को 6,000 रुपये प्रति किसान प्रति साल देने हैं। वृद्धा पेंशन योजना और गरीबों के लिए, हाँ, गरीबों के लिए 3 महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था। इस लोड को सरकार ने लिया है और सरकार अपने को धन्य धन्य मान रही है। 16 मई को 58 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपया कमर्शियल माइनिंग में खर्च करने की बात कही गई। फिर 17 मई को आई और पुरानी योजनाओं को फिर से गिनाया और 40,000 करोड़ अतिरिक्त मनरेगा में देने की बात सरकार ने कही, जो स्वागत योग्य है। लेकिन इसी मनरेगा की
संदर्भ में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आलोचना करते हुए कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का एक जीता जागता उदाहरण है, हम इसको बंद नहीं होने देंगे, और इस पर कटु व्यंग किया था। आज उसी मनरेगा में जो पहले से 61,000 करोड़ रुपये निर्धारित थे, सरकार बाध्य होकर 40,000 करोड़ रुपये देकर प्रवासी मजदूरों और किसानों को लुभाने का एक बार फिर से प्रयास किया है। कुल मिलाकर गधे की पीठ पर जैसे एक डंडा बांध दिया जाए और उसके आगे एक हाथ आगे एक मूली लटका दी जाए और गधा उस मूली को खाने के लिए दौड़ता रहे, उसी स्थिति में इस देश की सरकार ने लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि 3,20,000 करोड़ रुपये के पैकेज को 20 लाख करोड़ रुपये का बताकर यह सरकार अपने आप को धन्य बता रही है और महिमा मंडन कर रही है। जब कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, भाजपा की ओर से मोदी सरकार के 6 साल बेमिसाल जश्न मनाया जा रहा है और इसी बहाने आने वाले अक्टूबर-नवंबर में बिहार चुनाव पर भी इनकी नज़र है। उन्हें डर है कि बिहार, क्योंकि प्रवासी मजदूरों में बहुत अधिक संख्या बिहार और यूपी के लोगों की होती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, महानगरों में जाकर नौकरी करते हैं। वे जो जिन दर्द को झेल कर जो दर्द और पीड़ा उन्होंने सही है और अपने गांव लौटे हैं या लौट रहे हैं, उनका वोट उन्हें मिलेगा या नहीं, या फिर उन्हें किस तरह बदलाया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। इसी बहाने बंगाल सरकार को घेरने की भी कोशिश हो रही है। बंगाल से किसी मायने में गुजरात में कम कोरोना का संक्रमण नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल सरकार को टारगेट कर रही है और गुजरात सरकार की बल्ले बल्ले कर रही है। इस संदर्भ में एक बात और बता देना आवश्यक है कि राज्य सरकारों की ओर से इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए बार बार कुछ अतिरिक्त राहत देने की केंद्र सरकार की ओर से मांग उठाई जा रही है, लेकिन राहत केंद्र सरकार की ओर से किसी राज्य सरकार को मिल नहीं पा रहा है, चाहे कारण जो भी हो। और जो भी मिल रहा है उसमें भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में भारी भेदभाव दिखाई दे रहा है। इन्हीं आंकड़ों के बोझिल तथ्यों को समेटते हुए अब चलते चलते लीजिए एक व्यंग की क्लिपिंग के साथ हम इस एपिसोड की समाप्त करते हैं। 20 लाख करोड़ 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 20 लाख करोड़। अरे 20 लाख करोड़ है क्या? भैया हम बताते हैं ये 20 लाख करोड़ क्या है। भैया 5 दिन से हम लोग भूखे प्यासे चल रहे हैं। अभी पता चला है कि 20 लाख करोड़ कदम और चलेंगे तब अपने गांव जाके पहुंच पाएंगे। तो बस भैया हम मजदूर लोग अपने अपने कदम गिन रहे हैं। 20 लाख करोड़, और तुमको क्या लगा कि 20 लाख करोड़ का है? चलो 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़